कि हम लोग जो यूनिट 4 पढ़ रहे थे उसमें अब हम लोग को पढ़ना है लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, तो इसमें जो है सबसे पहले तो इसका अर्थ जानना है, इसका स्वरूप समझना है, फिर हम लोगों को इसमें कुछ जो परिभाषाएं हैं वो भी पूछता है, तो जो परिभाषा है या कथन है उस पर काम करना है। फिर इसमें जो है इसकी क्या क्या विशेषता है, विशेषता या लक्षण, और फिर वेलफेयर स्टेट में कल्याणकारी राज्य में कल्याणकारी राज्य के क्या क्या कार्य होते हैं, कल्याणकारी राज्य के कार्य, तो समझिए मैं आप लोगों को जब उदारवाद पढ़ाया था तो बताया था कि ये जो नकारात्मक उदारवाद है, नकारात्मक उदारवाद है, इस नकारात्मक उदारवाद को जो है चुनौती किससे मिली? समाजवाद से। और समाजवाद से चुनौती मिली तो नकारात्मक उदारवाद किस में बदल गया? सकारात्मक उदारवाद में। और यही सकारात्मक उदारवाद जो है देखा जाए तो उसका व्यापक स्वरूप जो है वेलफेयर स्टेट बन गया। इसका जो सकारात्मक स्वरूप है वेलफेयर स्टेट बन गया। तो इसका मतलब कि उदारवाद का जो विकास हुआ है उसी का क्रम जो है वेलफेयर स्टेट, कि उदारवाद के विकास का जो क्रम है, चरण है, तो उसको हम लोग कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था में आप लोगों को पढ़ाया था उस पूंजीवादी व्यवस्था की कमियों के कारण आया है। भाई पूंजीवादी व्यवस्था मानता था कि राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग है, लेसेस फेयर की बात होती थी। अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राज्य को केवल पुलिस राज्य के रूप में कार्य करना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं कि वेलफेयर स्टेट में जो है राजनीति और अर्थव्यवस्था अलग नहीं बल्कि दोनों पूरक है। राज्य पुलिस राज्य नहीं, राज्य नकारात्मक राज्य नहीं, राज्य सकारात्मक राज्य है, राज्य सकारात्मक संस्था है। राज्य को समाज में अधिक से अधिक भलाई का कार्य करना चाहिए, यह वेलफेयर स्टेट है। तो यहां पर यह माना जाता है कि जो आधुनिक राज्य है वह नागरिकों की केवल रक्षा नहीं करता है, वरन नागरिकों का मित्र भी है, अभिभावक भी है, पोषक भी है। राज्य ऐसा संगठन है जिसका लक्ष्य जो है नागरिकों के जीवन को सुखी बनाना है, समृद्ध बनाना है, संपन्न बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बहुआयामी जो विकास है राज्य के माध्यम से, सामाजिक शोषण का अंत करके मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास करना है, यह वेलफेयर स्टेट है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नकारात्मक उदारवाद है, ये जो पूंजीवाद हम लिख दें यहां पर, और ये समाजवाद है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उदारवाद है प्लस समाजवाद है, इन दोनों को मिला देंगे तो बन गया वेलफेयर स्टेट। एक तरफ व्यक्तिवाद है और दूसरी तरफ समाजवाद है, साम्यवाद है। तभी तो मैंने लिखा
अभी मैं परिभाषा आप लोगों को लिखवा दूंगा, वहां से भी प्रश्न आता है कि ये जो व्यक्तिवाद है और दूसरी तरफ जो है ये जो समाजवाद है, तो व्यक्तिवाद और समाजवाद का मिश्रण ही जो है वेलफेयर स्टेट। कि यहां व्यक्तिवाद में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, समाजवाद में समाज को महत्व दिया जाता है। तो व्यक्ति और समाज के मध्य जो समन्वय है, व्यक्ति और समाज के मध्य जो समन्वय है, यह समन्वय ही जो है वेलफेयर स्टेट। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि वेलफेयर स्टेट एक प्रकार से क्या हुआ भाई, कहा जाए इसका अर्थ, तो ये कल्याणकारी राज्य कहते समय दिमाग में क्या आया कि यह जो पूंजीवाद है, नकारात्मक उदारवाद है, उसकी कमियों के कारण आया है। पूंजीवाद आबलिक नकारात्मक उदारवाद की कमियों से आया। और अभी मैं बताया कि राजनीति और अर्थव्यवस्था अलग नहीं बल्कि पूरक अवधारणा है। तो राजनीति तथा अर्थव्यवस्था पूरक अवधारणा के रूप में, पूरक अवधारणा, और दोनों पूरक अवधारणा है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य जो है सकारात्मक संस्था है। भाई कल्याणकारी राज्य में अभी मैं बताया हूं कि कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हुआ, उदारवाद प्लस समाजवाद। तो यहां पर राज्य जो है, जब राजनीति और अर्थव्यवस्था पूरक संस्था है, तो इसका मतलब कि राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा। राज्य को अधिक से अधिक भलाई का कार्य करना चाहिए। राज्य अधिक से अधिक भलाई का कार्य करे, और राज्य अधिक से अधिक भलाई का कार्य करे। तो अभी मैं बोला हूं कि राज्य नागरिकों का केवल रक्षक नहीं, मित्र भी है, अभिभावक भी है, पोषक भी है। राज्य केवल रक्षक नहीं अपितु मित्र, अभिभावक तथा पोषक भी है। मतलब राज्य बहुआयामी सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य बहुआयामी सुरक्षा प्रदान करता है। तो राज्य बहुआयामी सुरक्षा प्रदान करेगा। अब यहीं पर आप लोगों को स्वरूप समझाता हूं। ऐसे समझिए कि सब तरीके का सुरक्षा, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आर्थिक सुरक्षा है, तो राज्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, राजनीतिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा, राजनीतिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा, राज्य सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी, अंतर्राष्ट्रीय शांति की भी बात करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बात होगी। तब आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? व्यक्तियों को रोजगार देना, व्यक्तियों को रोजगार देना, न्यूनतम जीवन स्तर देना, श्रम का नियमन करना, उद्योग व्यापार का नियमन करना, और सुरक्षा की भावना को कम करना। बीमारी है, बेकारी है, बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, इन सब चीजों में राज्य जो है देखा जाए तो कहीं न कहीं इनको
समाप्त करता है। अब राजनीतिक सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक सुरक्षा का मतलब यह हुआ कि जैसे सबको नागरिक अधिकार देना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, संस्थाओं को मान्यता देना, संस्थाओं को बढ़ावा देना। भाई संस्थाओं को बढ़ावा देने का मतलब जैसे एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हित समूह है, दबाव समूह है, इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना। और वहीं पर मैं कहूं कि सामाजिक सुरक्षा, ये बताइए सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? मैं बोला कि आर्थिक सुरक्षा देगा, राजनीतिक सुरक्षा देगा, सामाजिक सुरक्षा देगा। अब सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? सबको शिक्षा देना, सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, सब समाज में बंधुत्व को बढ़ावा देना, भेदभाव की समाप्ति करना, भेदभाव की समाप्ति करना, ये सब इसमें शामिल है। तो ये जो मैं कंसेप्ट आपको बताया, ये वेलफेयर स्टेट। कि वेलफेयर स्टेट कहते समय आप अपने दिमाग में रखेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ा जाता है तो सबसे पहले जो है उसकी एक अवधारणा दिमाग में रखनी पड़ती है। कि कभी कोई प्रश्न आए कि वेलफेयर स्टेट क्या है, तो आप समझ के टिक लगा सके। कुछ कथन कारण का प्रश्न है तो उसको टिक लगा सके। तो वेलफेयर स्टेट क्या है? पूंजीवाद और नकारात्मक उदारवाद की कमियों से आया। यह उदारवाद का अगला चरण है। भाई नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, उसके बाद वेलफेयर स्टेट। और यहां पर क्या किया जाता है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों आपस में मिलाया जाता है। राज्य अधिक से अधिक भलाई का कार्य करता है। तो ये सब मैं आपको बताया। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से ये अर्थ हुआ। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है हम लोगों को पढ़ते समय कि जो वेलफेयर स्टेट है, तो आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो है औद्योगिक क्रांति तीव्र गति से बढ़ने लगी। जब औद्योगिक क्रांति का खूब विकास हुआ, उद्योग धंधे बढ़ने लगे, शहरों में कारखाने स्थापित होने लगे, श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी। अब ये सब जो चीज आया उससे समस्या को बढ़ावा मिला। श्रमिक गंदी बस्तियों में रहने लगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुआ। तो आप देख रहे हैं ये सब जो समस्या बढ़ा, इन्हीं सब समस्याओं के निदान के लिए 19वीं शताब्दी में प्रयास शुरू हुआ। सामाजिक सुधार के लिए अनेक कानून भी बनाए गए कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देना चाहिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा होनी चाहिए, स्वच्छता को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सब जो किया गया, सामाजिक न्याय से संबंधी जो कानूनों का निर्माण हुआ, उसकी प्रवृत्ति ने ही जो है लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा दिया। तो जैसे मैं बताया कि ये तो वेलफेयर स्टेट हुआ। अब मैं बताया कि देखिए आप लोगों के यहां क्या होता है कि कंसेप्ट तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है, साथ में मैं बताया कि जो स्टेटमेंट आता है वो आपको ध्यान रखना है, किताबों को ध्यान में रखना है। तो कुछ इसका जो कथन है वो थोड़ा सा पहले लिखिए। कथन पहले मैं लिखवा दूं जो जो आता है। पहले तो हाफमैन का कथन, हाफमैन के सामने लिखिए। लोक कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद का मध्यम मार्ग है। साम्यवाद समाजवाद पढ़ाया था आप लोगों को खूब।
साम्यवाद तथा व्यक्तिवाद का मध्यम मार्ग है। इसी प्रकार से टी.डब्ल्यू. केंट का स्टेटमेंट खूब आता है। टी.डब्ल्यू. केंट के सामने लिखिए, लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि ग्रीन लोक कल्याणकारी राज्य का जन्मदाता है। जो टी.एच. ग्रीन है वो लोक कल्याणकारी राज्य का जन्मदाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का जन्मदाता। और यहां पे ध्यान रखिएगा, पॉइंट में ही लिख डालिएगा, टी.एच. ग्रीन लोक कल्याणकारी राज्य का जन्मदाता। और जो कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, आर्क बिशप टेम्पल ने जो है एक किताब लिखा था, पहले सुनिए तब लिखिएगा। आर्क बिशप टेम्पल, आर्क बिशप टेम्पल की एक रचना थी, सिटीजन एंड चर्चमैन। इसी पुस्तक में इसने जो है कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग किया था। लिख दीजिए अगला पॉइंट, कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में अधिनायकों के विरोध में किया था, अधिनायकों के विरोध में किया था। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह विलियम बेवेरिज रिपोर्ट, विलियम बेवेरिज जो रिपोर्ट है, इसका संबंध कल्याणकारी राज्य से है। इसका संबंध जो है कल्याणकारी राज्य से है। पूछता है ना, विलियम बेवेरिज रिपोर्ट का संबंध किससे? कल्याणकारी राज्य से। ब्रिटेन में जो इटली सरकार थी, तो इटली सरकार ने 1943 में जो है इस विलियम बेवेरिज रिपोर्ट को लागू किया था। इसीलिए ब्रिटेन को जो है पहला कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। ब्रिटेन को पहला कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। कभी पूछे कि कौन सा देश पहला कल्याणकारी राज्य है? ब्रिटेन। और मैं अभी बता रहा था कि यह उदारवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण है या व्यक्तिवाद समाजवाद का सम्मिश्रण है। तब जानते हैं कि मैकाइवर ने भी मैकाइवर ने जो पुस्तक लिखा था डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, हिंदी में लिख देते हैं, डेमोक्रेसी
एंड इकोनॉमिक चैलेंज, ये जो किताब उसने लिखा था उसमें मैकाइवर ने भी लिखा कि लिख दीजिए एक लाइन, कल्याणकारी राज्य का ध्येय ऐसी व्यवस्था करना है, कल्याणकारी राज्य का ध्येय ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें राज्य की छत्रछाया में सर्वसाधारण की असुरक्षा को कम किया जाए, देखिए ये कल्याणकारी राज्य का जो समर्थक कहा जाएगा, तो कल्याणकारी राज्य के समर्थक जो है जीएस मिल भी है, ग्रीन भी है, अभी बताया ग्रीन तो जन्मदाता ही है, हाब हाउस है, लास्की भी है। लास्की ने भी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा कि कल्याणकारी राज्य ने पुलिस राज्य से आगे बढ़कर जनता की सेवा करने का प्रयास किया है। लास्की भी है, आर एस टोनी भी है, किन्स का नाम सुनते होंगे, जेएम किन्स, गैलब्रेथ का नाम सुनते होंगे, जेके गैलब्रेथ, तो गैलब्रेथ भी समर्थक है, कभी समर्थक पूछे तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा मैकाइवर के बारे में बोल दें 4 लाइन और। मैकाइवर की जो 2 रचना है, एक तो दी मॉडर्न स्टेट और दूसरी रचना है वेब ऑफ गवर्नमेंट। तो मॉडर्न स्टेट में मैकाइवर ने मॉडर्न स्टेट में यह लिखा कि आधुनिक राज्य का कार्य जो है विभिन्न सहचरों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना है। आधुनिक राज्य का कार्य विभिन्न सहचरों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना है और इसी आधार पर राज्य व्यक्ति से निष्ठा की मांग कर सकता है। और वेब ऑफ गवर्नमेंट में उसने लिखा था, वेब ऑफ गवर्नमेंट में लिखा कि राज्य को धर्म, कला, साहित्य, संस्कृति आदि के क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन परस्पर विरोधी वर्गों के आर्थिक संबंधों का नियमन, परस्पर विरोधी वर्गों के आर्थिक संबंधों का नियमन राज्य न्याय के आधार पर कर सकता है। इसीलिए सेवाधर्मी राज्य, सेवाधर्मी राज्य का जो कंसेप्ट है वो मैकाइवर का ही है। उसने सेवाधर्मी राज्य का समर्थन किया। उसने लिखा था कि जब तक आधुनिक राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जब तक आधुनिक राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाता है, बनाए रखा जाता है
अक्षुण्ण रखा जाता है, तब तक पूंजीवाद की बुराइयों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक आधुनिक राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा जाता है, अक्षुण्ण रखा जाता है, तब तक पूंजीवाद की बुराइयों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैकाइवर के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, आता रहता है। और मैं बताया कि एक चीज मैं उसमें समझा रहा था, आर्क बिशप टेम्पल, और आर्क बिशप टेम्पल ने भी जो है वेलफेयर स्टेट पुस्तक लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्क बिशप टेम्पल का, इसका भी वेलफेयर स्टेट एक पुस्तक है। असिडियन एंड चर्चमैन में वेलफेयर शब्द का प्रयोग किया। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि लास्की हो, मैकाइवर हो, इस तरह के विचारकों ने उदारवादी राज्य को पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में बदलने का काम किया है। इसीलिए देखिए, लास्की को हम लोग कहते हैं कि पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में बदलने की बात किसने किया, तो लास्की लगाते हैं। एक जो है ओडम है, उसका भी स्टेटमेंट कभी कभी आता है। ओडम, वो भी लिख दिया ले। लोकतांत्रिक सरकार की वह निश्चित सेवा, लोकतांत्रिक सरकार की वह निश्चित सेवा जो असमान स्थानों में लोकतंत्र को प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए संगठन, कला, विज्ञान और साधनों की व्यवस्था करती है, कल्याणकारी राज्य के मंतव्यों पर आधारित है। कल्याणकारी राज्य के मंतव्यों पर आधारित है। कभी कभी ओडम का स्टेटमेंट आता है, देखिए नेहरू साहब ने भी लिखा था कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के बुनियादी तत्व हैं। तो इसमें जो है नेहरू साहब ने भी कहा कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य का आवश्यक तत्व है। देखिए स्टेटमेंट तो बहुत है, लेकिन आप लोगों को 5-7 स्टेटमेंट जो मुख्य है वो सब ध्यान होना चाहिए। एक मैं बताया कि क्लेसिंजर का स्टेटमेंट है, वो भी आता है। आर्थर स्लेंजियर का स्टेटमेंट, लिख दीजिए। आर्थर स्लेंजियर का स्टेटमेंट लिखिए। लोक कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है, उसको लोक हितकारी राज्य भी कहते हैं, एक ही बात। लोक कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सरकार अपने समस्त नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा सहायता,
सामाजिक सुरक्षा और आवास के कुछ स्तर स्थापित करने के लिए तैयार रहती है। सामाजिक सुरक्षा और आवास के कुछ स्तर स्थापित करने के लिए तैयार रहती है। देखिए, हाफमैन का और भी स्टेटमेंट है। हाफमैन ने लिखा कि दो अतियों में एक समझौता है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? तो दो अतियों में एक समझौता है, जिसमें एक तरफ साम्यवाद है और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। लिख दीजिए हाफमैन में, लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों में एक समझौता है। दो अतियों में एक समझौता है, जिसमें एक तरफ साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। देखिए, आर.एस. टोनी, तो आर.एस. टोनी जो है, आर.एस. टोनी की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किताब है एक्विस्टिक इक्विजिटिव सोसाइटी। उसकी किताब इनइक्वलिटी भी तो है। तो अब जानते हैं कि आर.एस. टोनी भी कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। और उसका एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर.एस. टोनी कहता है कि आधुनिक समाज की समस्या अनुपातों की समस्या है, परिणाम की नहीं। न्याय की समस्या है, खुशहाली की नहीं। लिख डालिए आर.एस. टोनी का, आधुनिक समाज की समस्या अनुपातों की समस्या है, परिणामों की नहीं। आधुनिक समाज की समस्या अनुपातों की समस्या है, परिणामों की नहीं। न्याय की समस्या है, खुशहाली की नहीं। न्याय की समस्या है, खुशहाली की नहीं। अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिएगा, डेविड मार्स की भी पुस्तक है वेलफेयर स्टेट। डेविड मार्स जो विचारक है, डेविड मार्स की भी किताब का नाम वेलफेयर स्टेट ही है। और डेविड मार्स ने जो है वेलफेयर स्टेट का व्यापक रूप से चर्चा किया है। मैं बता रहा था थोड़ा सा गैल्ब्रेथ के बारे में। गैल्ब्रेथ के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूंगा। उसकी जो किताब है द इन्फ्लुएंट सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल स्टेट, द एफ्लुएंट सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल स्टेट, उसकी बड़ी फेमस किताब है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। तो उसने जो है दोनों किताबों में द एफ्लुएंट सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल स्टेट, उसमें भी लिखा कि उदारवादी परंपराओं से हटकर उदारवादी प्रजातंत्र को समाजवादी तरीके अपनाने की आवश्यकता है।
और जानते हैं कि एक उसकी पुस्तक थी, दी इन्फ्लुएंस सोसाइटी। उसमें भी उसने लिखा था कि जहां राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ा है वहां निर्धन निर्धर बने रहते हैं, धनी और धनी हुए हैं। इससे समाज का संतुलन बिगड़ गया है। तो उसने लिखा कि सरकार का यह मानना कि आर्थिक समृद्धि सारी समस्याओं का समाधान कर देगी, गलत बात है। सामाजिक संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देना होगा, जो इन दिनों बुरी हालत में है। तो उसने लिखा था, सुझाव भी दिया था कि सैनिक सेवाओं में कटौती करके सामाजिक सेवाओं के लिए आवश्यक निधि जुटाना चाहिए। सामाजिक सेवाओं का विस्तार, सामाजिक सेवाओं के लिए खर्च धनी निर्धन दोनों वर्गों के हित में होगा। तभी तो जानते हैं गैल्ब्रेथ ने बाद में एक किताब लिखा था, अमेरिकन कैपिटलिज्म, द कंसेप्ट ऑफ काउंटर वेलिंग। अमेरिकन कैपिटलिज्म, द कंसेप्ट ऑफ काउंटर वेलिंग। उस किताब में उसने जो है अमेरिका का जो कैपिटलिज्म है उसकी आलोचना किया था, उसमें सुधार की बात किया था। तभी तो अमेरिका भी जो है देखा जाए तो वेलफेयर स्टेट के रूप में आगे बढ़ना शुरू हो गया। जैसे स्टेटमेंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे मैं समाजवाद में आपको बताया कि भाई समाज, जैसे वो कहता था ना जोड़, सीएम जोड़ लिखता है ना कि समाजवाद ऐसा टोप है जिसकी शक्ल बहुत अधिक पहने जाने के कारण बिगड़ चुकी है। सीएम जोड़ का स्टेटमेंट। इसी तरह से इसमें भी कुछ स्टेटमेंट आता रहता है। जैसे रैमजो म्योर भी कहता था ना समाजवाद के बारे में, रैमजो म्योर कहता था कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो वातावरण के अनुरूप अपना रंग बदल देता है। तो इस तरह से वेलफेयर स्टेट में भी स्टेटमेंट आता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है, वहां से भी प्रश्न कभी कभी आते रहते हैं। तो मैं एक कंसेप्ट बता रहा था कि वेलफेयर स्टेट कहते समय आपके दिमाग में यह कंसेप्ट होना चाहिए, थोड़ा सा परिभाषा में लिखवाया। अब उसमें मैं बनाया था, एक तो अर्थ बताया, इसका स्वरूप बताया, ये इसका देखिए स्वरूप में बताया कि क्या स्वरूप है। फिर मैं आपको बताया कुछ परिभाषा, कुछ कथन पर चर्चा किया। अब इसका विशेषता जैसा पॉइंट में लिख डालिए, विशेषता अवलिक लक्षण, छोटा छोटा पॉइंट है उसको मैं लिखवा दूं। और मैं आप लोगों को बताया कि जैसे ये जो वेलफेयर स्टेट है, तो इंग्लैंड में जो है एलिजाबेथ प्रथम, जो लिख देता हूं, इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम ने जो है एक लॉ बनाया था, पुअर लॉ एक्ट। तो पुअर लॉ एक्ट जो पारित किया गया था उसका संबंध जो है कल्याणकारी राज्य से ही है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि विलियम बेवेरिज रिपोर्ट का संबंध कल्याणकारी राज्य से है। जैसे
रूजवेल्ट ने एक नीति बनाया था, न्यू डील प्रोग्राम। न्यू डील, रूजवेल्ट, ये भी कल्याणकारी राज से संबंधित। एक ट्रूमैन की पॉलिसी थी, ट्रूमैन की एक पॉलिसी थी, फेयर डील, ये भी कल्याणकारी राज से संबंधित है। आप लोग पढ़ते होंगे बिस्मार्क, बिस्मार्क जर्मनी, तो बिस्मार्क ने भी कल्याणकारी राज्य के लिए कानून बनाया था। नेपोलियन थर्ड आप लोग पढ़ते होंगे, नेपोलियन थर्ड फ्रांस, ये भी कल्याणकारी राज्य के लिए कानून बनाया। तो थोड़ा सा ये सब भी ध्यान रखना है। और मैं बता रहा था इसका विशेषता, चलिए पॉइंट पे लिखिए, इसका विशेषता अवलिक लक्षण नंबर 1 ऐसे करके लिखिए। नंबर 1 वही जो समझाया, थोड़ा सा लिख दीजिए। आर्थिक सुरक्षा पर बल, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, ऐसे लिखिए, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। नंबर 2, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था का मतलब समझ गए ना, जैसे रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर, या इसी प्रकार से जो है अभी मैं बता रहा था, समानता लाना, गरीबी, बेकारी, बुढ़ापा, ये सब दूर करना, इसको आर्थिक सुरक्षा। नंबर 2, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना, या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, बस इतना ही लिख दीजिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और नंबर 3, नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। और नंबर 4, जनता में, प्रशासन में जनता की भागीदारी, प्रशासन में जनता की भागीदारी। प्रशासन में जनता की भागीदारी। और भी लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसी प्रकार से सभ्यता तथा संस्कृति में सामंजस्य स्थापित करना, सभ्यता तथा संस्कृति में सामंजस्य स्थापित करना, सभ्यता तथा संस्कृति में सामंजस्य स्थापित करना। और भी लिखिए, दो चार और लिख डालिए। राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि, राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि। अभी मैं समझा रहा था कि राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि का मतलब, चूंकि व्यक्तिवाद के आगे का चरण है, सकारात्मक उदारवाद है, तो यहां पर राज्य को सभी जनहितकारी कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ सके। और मैं अभी बताया था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा को बढ़ावा देना,
हाफमैन ने भी अपने किताब में लिखा, हाफमैन ने लिखा, हाफसन ने लिखा, हाफसन ने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में लिखा, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कंपनी, सब तरीके का कार्य करना चाहिए, सैकड़ों कार्य करना चाहिए। यह कल्याणकारी राज्य है। तो उसने कहा कि सब तरीके का कार्य करना चाहिए। भाई जो अभी मैं बताया, विलियम बेवेरिज रिपोर्ट बताया, अभी आप लोगों को समझा रहा था कि विलियम बेवेरिज रिपोर्ट का संबंध जो है कल्याणकारी राज्य से है। ये देखिए, विलियम बेवेरिज रिपोर्ट का संबंध किससे है? कल्याणकारी राज्य से। तो विलियम बेवेरिज रिपोर्ट जो ब्रिटेन पहला कल्याणकारी राज्य माना जाता है इसी के कारण। तो विलियम बेवेरिज रिपोर्ट में जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि 5 बुराइयों को समाप्त करने की बात की गई थी। ये भी कभी कभी पूछता है बीमारी कि विलियम बेवेरिज रिपोर्ट में किस चीज की बात नहीं की गई थी? बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी और आश्रय, निवास, आश्रय, ये 5 चीजों की बात की गई थी। तभी तो ब्रिटेन को हम लोग पहला कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो ये सब तो मैं आपको बताया कि ये सब इसका लक्षण है, विशेषता है, समझाया था, उसी की चीज को लिखवाया हूं। अब जैसे मैं बताया कि लोक कल्याणकारी जो राज्य है, तो उस लोक कल्याणकारी राज्य का जो है क्या कार्य होना चाहिए? तो कार्य भी इसी से संबंधित है। लोक कल्याणकारी राज्य का कैसा कार्य होना चाहिए, वो भी, उसका भी पॉइंट लिख दीजिए, वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य, पॉइंट भी लिखिए। जैसे देखिए, एक कंसेप्ट क्लियर करिए कि जो पुलिस राज्य का कार्य है वो तो करेगा ही, साथ में कल्याणकारी कार्य भी करेगा। अब उसी को समझकर 10-5 पॉइंट लिख देना है। भाई पुलिस राज्य का कार्य क्या है कि विदेशी आक्रमण से रक्षा करना, तो ये भी विदेशी आक्रमण से रक्षा करेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखना, आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, तो ये भी करेगा। नंबर 1 विदेशी आक्रमण से रक्षा करना, लिखिए मैं लिखवा दूं, विदेशी आक्रमण से रक्षा करना। नंबर 2 सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। अब देखिए, समाज सुधार का कार्य करना, ऐसे पॉइंट भी लिख दीजिए। समाज सुधार का कार्य करना, श्रम का नियमन करना, श्रम का नियमन करना, मतलब व्यापार का नियमन करना, श्रम का नियमन करना, उद्योग का नियमन करना, इसी प्रकार से। और लिखिए शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य, इसी प्रकार से। और लिखिए नैतिक उन्नति के साधनों का विकास, नैतिक उन्नति के साधनों का विकास, परिवार नियोजन संबंधी कार्य, कि भाई जनसंख्या सीमित होनी चाहिए तभी तो जो है राज्य सेवा कर पाएगा। परिवार नियोजन संबंधी कार्य, ठीक है, अब समझ गए आप लोग। और भी आप लोगों के नोट्स पे भी लिखा है, जो आप लोगों का यूनिट 4 है, उस यूनिट 4 में जो है उस टॉपिक में लोक कल्याणकारी राज्य में तमाम कार्य भी लिखा है, उस पर से भी नोट कर सकते हैं।
और मैं बताया था कि हर यूनिट पे अलग अलग क्वेश्चन बैंक है, तो यूनिट 4 पर भी अलग से क्वेश्चन बैंक है। यूनिट 3 का क्वेश्चन बैंक जो लोग देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, कम से कम 2000 क्वेश्चन होगा। इसी तरह से यूनिट 4 में भी जो है कम से कम हम लोगों ने जो है 1200-1300 क्वेश्चन उसमें सब रखा है। तो उस लोक कल्याणकारी राज्य पर मान लीजिए 200-300 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन है, ठीक लगा डालिए, घुमा फिरा के उसी से मिलता जुलता प्रश्न आता है। तो मैं बता रहा था, अब थोड़ा सा सुनिए, लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसकी आलोचना थोड़ा सा मैं बताऊं। देखिए यह अवधारणा बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान युग में व्यवहारता यह देखा जा रहा है कि इसको अपनाने में समस्या आ रही है। और तमाम नोजिक ने भी इसकी आलोचना की। नोजिक ने कहा कि वितरण के नाम पर राज्य के कल्याणकारी जो कानून हैं व्यक्ति के अधिकारों का हनन करते हैं। तो आप देखते हैं कि कल्याणकारी कार्य के नाम पर जो है व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने लगता है। नौकरशाही जो है मजबूत हो जाती है, नौकरशाही की तानाशाही बढ़ने लगती है। और चूंकि राज्य सभी कार्यों को करने लगता है, जिससे सामाजिक संगठनों की भूमिका कमजोर होती है। सामाजिक संगठन जो है कमजोर होने लगते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए पूंजीपतियों पर बड़ी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है, जिससे जो उद्यमी है वह हतोत्साहित हो जाता है और उत्पादन में कमी भी आती है। और फिर मैं बताया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी हनन होने लगता है। सामाजिक जो समुदायात्मक जो चीजें हैं, ऐच्छिक समुदाय है, उस पर भी कुठाराघात किया जाता है। और मैं बताया कि नौकरशाही का भय, लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इस तरह की समस्याएं भी आ रही हैं। एक था एक विचारक था सीनेटर टाफ्ट। तो सीनेटर टाफ्ट ने कहा आलोचना में कि लोक कल्याण की नीति राज्य को दिवालियेपन की ओर ले जाती है। लोक कल्याण की नीति राज्य को दिवालियेपन की ओर ले जाती है, क्योंकि जो अभी हम लोग आलोचना कर रहे थे उसी के संदर्भ में इसने लिखा कि बहुत ज्यादा खर्चीली प्रणाली है। और देखिए एक चीज और समझिए, विश्व के अधिकांश देश इसी लोक कल्याणकारी राज्य को अपना रखे हैं, लेकिन इसमें अब सुधार करने की आवश्यकता है। धन और संपत्ति के संबंध में लोगों का दृष्टिकोण बदलना चाहिए कि सरकार का पैसा बर्बाद न किया जाए, सार्वजनिक वित्त का सदुपयोग हो, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए, सरकारी नियंत्रण में सतर्कता बरता जाए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक ईमानदारी को बढ़ावा दिया जाए, उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो, तभी जो है लोक कल्याणकारी राज्य सफल हो सकता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि 1980 और 90 के दशक में जो आर्थिक मंदी था, उस आर्थिक मंदी ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर संदेह खड़ा किया। उसका कारण वही वित्तीय, और तर्क दिया गया कि यह मॉडल खर्चीला है क्योंकि लोगों की औसत आयु भी बढ़ रही है
तभी तो पेंशन को समाप्त कर दिया गया कि 90 साल तक लोग जिंदा हैं, 60 साल में रिटायर हो गए, 40 साल पेंशन ले रहे हैं। जितना दिन नौकरी नहीं की उससे ज्यादा पेंशन लिए। तो लोगों की औसत आयु वृद्धि हो रही है, सेवाओं पर खर्च बढ़ेगा। इसे देखिए, पेंशन को समाप्त कर दिया गया। उसका दूसरा स्वरूप है। अब मैं बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या, जिसके लिए पैसा खर्च किया जाता है, तो धीरे धीरे टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स की चोरी होती है, ये भी समस्या आ रही है। टैक्स देने वाले लोगों की भी कमी हो गई भारत में ही देखिए। और एक इसका अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। क्योंकि देश में कल्याणकारी कार्य के लिए खर्च जब बढ़ने लगता है तो देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाती है। मान लीजिए, देखिए, हम अपनी सुरक्षा नहीं ठीक ढंग से कर पाते हैं, यह भी एक समस्या है कि हम जो है सुरक्षा के लिए पैसा व्यय करेंगे कि हम कल्याणकारी कार्य पर खर्च करेंगे। और फिर एक कंसेप्ट होता है सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट का मतलब होता है कि न्यूनतम कल्याण की वह सीमा जिससे नीचे कोई न जाए। कितना खर्च सरकार करेगी, तभी तो शिक्षा तंत्रवादी, चाहे फ्रीडमैन हो, चाहे नोजिक हो, चाहे हेयक हो, इन लोगों ने कल्याणकारी राज्य की आलोचना की। इसीलिए देखिए, यूरोप के अनेक देशों में और अमेरिका में भी कल्याणकारी राज्य के विरोध में जो है आंदोलन भी चलता रहा है, इन्हीं कारणों से। तो जब कथन कारण का प्रश्न करना चाहिए तो ये भी सब चीज ध्यान रखना चाहिए। तो ये वेलफेयर स्टेट में इतना ही पढ़ना है। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।